पति और पत्नी का जब एक दूसरे से मन भर जाता है तभी पति और पत्नी एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। कानूनी तौर तरीके के हिसाब से दोनों एक दूसरे से तलाक लेते हैं, लेकिन तलाक के वक्त ही उन्हें याद आता है उनका एक बेटा भी है। बेटा माँ के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा, इस बात को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत लंबी लड़ाई चली और माँ की जीत हो जाती है। वो बेटा माँ के हिस्से में आता है और उसकी कुछ ही दिन के बाद माँ का भयानक रूप से कत्ल हो जाता है। कत्ल की वारदात जब लोगों के सामने आती है, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि उस महिला का जो कत्ल हुआ है उसकी वजह ये है, तो ये बात सुनने के बाद लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है ब्रिटेन की। बात कर रहा हूँ 1972 की। दरअसल एक महिला को सुबह 8 बजे के आसपास किसी ज़रूरी काम से पड़ोसन महिला के साथ कहीं जाना था और 8 की जगह 9 बज चुके थे, 10 बज चुके थे, लेकिन ना तो कोई फ़ोन उठ रहा था और ना ही वो महिला अपने घर से निकल कर आ रही थी। तभी पड़ोसन घर के अंदर जाती है और अपनी आंखों से जो देखती है सो देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल एक तरफ बेटा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ माँ की लाश पड़ी हुई है और माँ पूरी तरह से खून से लथपथ थी। पूरा कमरा जहाँ जहाँ भी देखो वहीं खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इस बात को देखते हुए पड़ोसन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोगों का भी घटनास्थल पर जमघट लग जाता है। तुरंत ही पुलिस मौके पर आती है और पुलिस जब मौके पर आती है उस लाश को कब्जे में लेने के बाद साथ ही उसका जो बेटा है उस बेटे को भी पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, क्योंकि उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था और माँ के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम से ये क्लियर हो जाता है कि मरने का कारण होता है उसको लगातार 100 से ज़्यादा बार चाकू मारे गए थे, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन बेटे ने अपनी माँ की हत्या क्यों की है, यही एक सवाल था। पुलिस क्या, आसपास के लोग सभी इस बात को जानना चाहते थे, आखिरकार क्या बात थी, क्या मामला था। दरअसल जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब उसने अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताया कि उसकी माँ बारबरा डेली बैकलैंड, साथ ही उसका पिता ब्रुक्स बैकलैंड, ये सब साथ रहते थे और लड़का एंटोनी। जब ये पूरा परिवार ठीक ठाक अपनी गति पर चल रहा था, सब ठीक ठाक रह रहे थे, अचानक ही पति और पत्नी ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला कर लिया। और अलग रहने के बाद जब इन्हें कोर्ट ने पूरी तरह से इजाज़त दे दी, कोर्ट ने ये भी इजाज़त दी कि बेटा अपनी माँ के साथ रहेगा, तब माँ और बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। लेकिन बेटा अक्सर गुमसुम रहता था, खामोश रहता था और इस बात को लेकर माँ को अक्सर चिंता होती थी। वो परेशान होती थी कि ये आखिर इतना क्यों शांत रहता है, न किसी से ज़्यादा बातचीत करता है। लेकिन जब जब उसका कोई दोस्त घर पे आता था तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता था, उसके साथ खेलता था, उससे बातें भी किया करता था। एक दिन माँ ने अपने बेटे को छुपकर देखा तो बेटा अपने दोस्त के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और ये बात माँ को बहुत बुरी लगती है। माँ ने अपने बेटे को समझाया और कहा कि तुम्हारा अब कोई दोस्त घर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह के तुम काम कर रहे हो उसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से इजाज़त नहीं मिल सकती। अब अपने बेटे की इस हरकतों को लेकर माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। साथ ही वो चाहती थी कि उसका बेटा आखिर ऐसा ना करे, इसके लिए उसने उसकी शादी करने का एक प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया। लेकिन शादी की बात जब जब आती थी तो बेटा तैयार नहीं होता था। इसी बात को लेकर माँ को बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा परेशानी सताने लगी कि आखिरकार उसके साथ क्या होगा। तभी वो अपने बेटे को एक दिन उस इलाके के रेड लाइट एरिया में लेके जाती है ताकि ये पता चल सके कि उसका बेटा शारीरिक रूप से पूर्ण है या नहीं है। और तभी वो अपने बेटे को जो नज़दीकी रेड लाइट एरिया था वेश्याओं के पास लेके जाती है और वेश्याओं से बाकायदा बात करती है कि मैं अपने बेटे को ये देखना चाहती हूँ कि ये शारीरिक रूप से सक्षम है कि नहीं है। तभी वो बेटा अपनी माँ के साथ चला तो जाता है, लेकिन उन वेश्याओं के साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, जिसकी वजह से माँ और ज़्यादा चिंतित रहने लगती है, परेशान होने लगती है। उसको लगता है कि पहली बार ऐसी जगह पर वो गया है, शायद इसलिए कुछ नहीं कर पाया हो। वो घर आती है और कुछ सोचने लगती है कि कुछ नया तरीका अपनाया जाए ताकि अपने बेटे के बारे में पता चल सके कि आखिरकार उसका बेटा पूर्ण रूप से सही है या नहीं है, या वो मर्द है या नहीं है, या सचमुच ही वो गे है। अब उस अपने बेटे के गे के बारे में तो पता चल ही चुका था, लेकिन वो उसके मर्दानगी के बारे में ही जानना चाहती थी। इसीलिए उसने एक दिन
रेड लाइट एरिया में फ़ोन किया और एक वैश्या को अपने घर में भेजने की बातचीत की। वैश्या बाकायदा उसके घर में रहती है और घर में रहने के बाद उसके पूरे रात साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक उसका बेटा उस वैश्या के साथ संबंध नहीं बनाता और माँ और भी ज़्यादा परेशान होती है। आखिरकार करे तो क्या करे। जब कुछ वक्त और बीत जाता है, लड़के की उम्र 21 साल हो चली थी और वो अपने एडल्ट की उम्र को पूरी कर चुका था। इसकी माँ चाहती थी कि इसकी वो शादी कर दे ताकि उसका जो वंश है वो आगे बढ़ सके और वो उसकी अपनी ज़िंदगी, जो खूबसूरत ज़िंदगी है, उसको आगे बढ़ाए। अपने दोस्तों के साथ जिस रिश्ते में वो रहता था, इस तरह के रिश्ते में वो कभी ना बंधे। तभी महिला ने एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या का इंतज़ाम किया। वो इधर उधर कई महीने तक ट्राई करती रही, तब जाकर एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या उसको मिलती है। उसको अपने घर पर आने की बात कहती है कि तुम्हें मेरे घर पर नौकरानी बनकर या बाई बनकर रहना पड़ेगा और तुम्हें किसी भी तरकीब से मेरे बेटे को पूरी तरह से अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें जो भी रकम चाहिए वो तुम्हें रकम भी मिलेगी। वो वैश्या तैयार हो जाती है घर का काम में हाथ बढ़ाने के लिए भी और उसके अपने बेटे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी। धीरे धीरे करके ऐसी वक्त गुजर रहा था। वो महिला अपने इस घर के अंदर अजीब तरह के कपड़े पहनती थी जिसको लेकर उसका बेटा अट्रैक्ट हो सके, लेकिन उसका बेटा था कि इस महिला को लेकर भी वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा था और लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है। जब ये सब कुछ चल रहा है, लड़का बिल्कुल शांत रहता था और उसके बाद इस महिला को भी इस घर से निकलना पड़ा, जाना पड़ा। तभी एक दिन वो महिला अपने ही बेटे के साथ नग्न अवस्था में सो जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार वो कुछ करता है कि नहीं करता है। तभी उस लड़के को उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें, गलत सलत हरकतें अपनी माँ के साथ करने की वो कोशिश कर रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे रोकने का प्रयास किया। वो दौड़ता हुआ सीधा रसोई में जाता है और वहाँ से चाकू उठाकर अपनी माँ पर वार करने लगता है। दरअसल वार करने की वजह ये थी क्योंकि वो लड़का गे होने के साथ साथ एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसका नाम था पैरानाइड सिजोफ्रेनिया। जब वो अपने पिता के साथ रहता था तब उसके पिता ने इसका ब्रुक्स बैकलैंड ने इसका इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि एक बार मनोचिकित्सक ने साफ साफ कहा था कि इस लड़के का इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। यदि इलाज नहीं कराया गया तो ये किसी की जान ले सकता है। और इस बात को माता और पिता दोनों ने ही इग्नोर कर दिया और इस बात को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया था। माँ चली तो थी अपने बेटे का इलाज कराने के लिए और वो अपने ही बेटे के हाथों शिकार हो चली थी। जिस रात वो अपने बेटे के साथ नग्न अवस्था में सो रही थी, तभी बेटे ने अपनी माँ पर चाकू से एक के बाद एक 100 से ज़्यादा वार किए और जब तक कि उसकी माँ ने दम नहीं तोड़ दिया तब तक वो उस पर ऐसे ही वार करता रहा। यहाँ से उसने भागने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की और वो उसी घर में ठीक वैसे ही पड़ा रहा। एक तरफ माँ की लाश पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ वो बेटा अपने चाकू लेकर हाथ में ऐसे ही बैठा हुआ था। जब पड़ोसन अगले दिन आकर देखती है सुबह में लगभग 10 बजे के आसपास, तब उसको ये पता चलता है और उसी के कहने पर पुलिस आती है। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया। तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटा अपनी माँ के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। साथ ही पुलिस को ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ अपने बेटे के साथ आखिरकार ऐसे कैसे प्रयोग कर सकती है। अगर यदि उसको कोई बीमारी थी तो मनोचिकित्सक के पास जाकर उसका इलाज कराना चाहिए था, या कोई अन्य बीमारी थी तो संबंधित डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए था। जब मामला ये कोर्ट पहुंचता है तो उस लड़के को अदालत लगभग 8 साल की सज़ा सुनाती है और 1980 में जब लड़का जेल से बाहर निकलता है तब भी उसके साथ गे होने की जो एक मामला था वो बना रहता है और तब भी ये प्रकरण बहुत ही चर्चाओं का विषय रहा था। 1980 तक या उसके बाद तक भी ये घटना बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना रही थी। साथ ही जो उसकी बीमारी थी पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, ये भी एक चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। माँ अमेरिकन थी और जो उसका पति था वो ब्रिटेन यानी कि लंदन का रहने वाला था और बाद में ये पूरी कहानी लंदन में ही हुई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं जिसमें रूपेंद्र कुमार भरतपुर से हैं, मोहम्मद सिराज खान लखनऊ से हैं, संत कबीर नगर की रहने वाली सलोनी सिंह हैं और बीकानेर की रहने वाली सलोनी है। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें मोहम्मद रईस हैं, कौशलेंद्र यादव मुंबई से हैं, रविंद्र यादव बहजोई से, राम स्वरूप बिश्नोई बीकानेर से हैं, मुमताज़ अहमद मिर्ज़ापुर से, मोहम्मद रियान
मोहम्मद फ़िरोज़, मीना यादव, बीरू भारद्वाज पलवल से हैं, नगमा अलवी दिल्ली से, सुशील कुमार बुलंदशहर से हैं, पूनम चंद हिसार से हैं, कुलदीप कुमार एटा से हैं और मकसूद खान औरंगाबाद से, शफीक शेख सिद्धार्थनगर से, बिपिन यादव चंदौली से, सादिक खान भरतपुर से, मोहम्मद शमसाद दिल्ली से, दीदार सिंह हरियाणा से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।